चैंपियंस देखो 1 तारीख से तो अब बोल रहा है, खुलने वाला तो था 21 से ही, लेकिन क्या करे, अब झारखंड सरकार इसको फिर दिया, धकेल दिया 30 तारीख तक। अब देखो 1 अक्टूबर से चांसेस है, लेकिन बहुत सारा स्टेट्स में खुल गया है। 10 स्टेट, हाँ 10 स्टेट्स में खोल दिया है। अरे हमको लगता है ना कि अगर सब 10 स्टेट में खोल दिया है ना, तो अब एक एक तारीख से लग रहा है कि हमको कंफर्म लग रहा है कि अब खुल जाएगा 1 अक्टूबर से। ठीक है, एक बार खुल जाएगा ना, तो हम तो सोच रहे हैं ना कि खुलने के बाद तो और तेजी से हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना में काफी। चलो देखते हैं इधर जितना हम लोग करवा पाए ऑनलाइन में। ठीक है। अच्छा पहले मेरे को ये बताओ, करंट को डिफाइन कैसे करते हैं? सबसे पहले अगर कोई पूछे व्हाट इज करंट, करंट का डेफिनेशन क्या है, तो क्या बोलोगे? चलो कोई भी बताना जरा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्ज? क्या बोलना है? क्या बोलोगे, फ्लो ऑफ चार्ज बोलोगे, फ्लो ऑफ करंट बोलोगे? इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्या किसको बोलना है? ठीक है, तो लिखना फ्लो ऑफ चार्ज। क्या फ्लो ऑफ चार्ज बोलने से ही उसको क्या करंट बोल सकते हैं या अधूरा है? ये जो लिखा है ये इतना में ही नंबर मिल जाएगा क्या? हाँ क्या अधूरा है बताओ, फ्लो ऑफ चार्ज के आगे क्या लिखोगे? पर यूनिट टाइम। इतना लिखने से नंबर मिल जाएगा क्या लगता है? ना ना, इंग्लिश तो लिखे हैं जी, हिंदी थोड़ी ना। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है, इज कॉल्ड करंट। इतना लिखने से क्या करंट मतलब वो टीच इना, हाँ इसके आगे बोलो इना, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखो पहले चीज को समझो, अगर तुम यहाँ लिख रहे हो ना इतना ही फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि अगर हम चार्ज के साथ कैच कैच खेलेंगे तो उसको क्या करंट बोल सकते हैं? हाँ या नहीं? ऐसा तो नहीं बोल सकते है ना। तो करंट का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, तो उसको ऐसे बोलना है कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया। जरूरी नहीं है कि वो यूनिफॉर्म हो एरिया ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, यानी कि कंडक्टर का तुम कोई भी एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया लो। यूनिफॉर्म जरूरी नहीं, कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया, जरूरी नहीं कि यूनिफॉर्म हो। अगर मेरा तार ऐसा है तो इसका हर जगह क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है कि अलग अलग है, ये बताना जरा। क्या है, अगर मेरा तार ऐसा है, इस तरह पतला अलग अलग है, तो इसमें भी तो करंट जाएगा ना, ऐसा थोड़ी करंट नहीं जाएगा। यानी हम सिंपल बोलेंगे फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर। क्या इतना लिखने से भी फुल मार्क्स मिलेगा या अभी भी नंबर काटा जा सकता है? ना ना, डिपेंड्स, डिपेंड है टीचर, वो तो सोचेगा कि सही लिखना है ना। अब सही लिख दोगे तो ऐसा काट देगा। एक चीज और ऐड करना जो बहुत लोगों को नहीं पता है, जो चार्ज पार होना चाहिए ना, वो हमेशा जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके परपेंडिकुलर पार होना चाहिए, ये हमेशा याद रखना। ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना उसके परपेंडिकुलर, यानी अगर पूरा अच्छे से लिखा जाए तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर परपेंडिकुलर टू इट। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, कि जो पार होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर पार होना चाहिए। ठीक है, इसको उतारो सबसे पहले करंट को, डेफिनेशन को एकदम अच्छे से याद करके। खाली ये मत लिख देना कि फ्लो ऑफ चार्ज को करंट बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया, और वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ, ऐसे लिख दो परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ चार्ज। ऊपर में लिखे हैं इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर, नहीं दिख रहा है क्या?
ठीक है। और आई को जो लिखते हैं वो होता है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यानी कि एक छोटे से टाइम में कितना करंट पार हुआ, करंट बोल रहे कितना चार्ज पार हुआ, उसी डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी को क्या बोला जाता है current। ठीक है। और इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब अगर टाइम इंटरवल हम बहुत कम रखते हैं तो यही आई जो होता है उसका फॉर्मूला हो जाता है डी क्यू बाई डी टी। चेंज इन करंट, चेंज इन चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी क्यू बाई डी टी। अच्छा, एक और टर्म डिफाइन होता है, करंट डेंसिटी। ये भी सब पढ़े ही होंगे, जिसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, जे से। करंट को तुम्हारा आई से। और ये तो सब पता होगा, करंट स्केलर है कि वेक्टर है, क्या है करंट, स्केलर है ना। करंट डेंसिटी क्या है, स्केलर की वेक्टर, वेक्टर। हाँ, तो वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं। सबसे पहले ये याद रखना कि ये जो जे है ये तुम्हारा एक वेक्टर क्वांटिटी, और ये जे होता है वो हमेशा होता है आई डिवाइडेड बाय ए। और ये ए वही क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये याद रखना। ठीक है। एंड इसका डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन तो होगा, तो इसका डायरेक्शन किधर होता है बताओ। करंट डेंसिटी का डायरेक्शन किधर होता है, जे तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड होता है आई बाई ए, इसका डायरेक्शन किधर होता है बताओ। सिंपल, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, खत्म। वो हम नहीं बोले पॉजिटिव किधर, टुवर्ड्स द डायरेक्शन, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये बस याद रखना। ठीक है, जे एक वेक्टर क्वांटिटी, और इसको बनाने का जरूरत क्यों पड़ा ये आगे जाके हम लोग बताएंगे, क्यों करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी बनाए, जे इज इक्वल टू आई बाई ए, और इसका जो डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये याद रखना। ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक और चीज बताते हैं जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको उतार लिए, इतना इतना देखो तो, इतना उतार लिए सब कुछ। ठीक है, हम ऊपर बस मिटाते हैं, बस ऊपर वाला part। ठीक है। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे, ठीक है, कि ये रहा क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको अच्छा, इसको ऐसे बना, ऐसे, अब करंट ऐसे पार हो रहा है। ठीक है। और इसको हम इससे अच्छा बेटर है कि हम थोड़ा इसको आराम से ये व्यू देके बताएं, कैसे बताएं, कैसे बताएं। जैसे कि ये तुम्हारा समझो ये एरिया है। ठीक है, पहले हम बोले थे कि जो करंट पास होना चाहिए वो सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है। तो अगर ये करंट ऐसे पार हो रहा है, सरफेस किसी एंगल पर है, कितना एंगल पर है, थीटा। ठीक है। तो मेरे को बताओ, जे जो है, ठीक है, इसका एरिया ए है, करंट आई है, इसका जे क्या लिखोगे, आई बाय ए लिखे या कुछ और लिखना होगा, क्या लिखोगे बताओ। ए कॉस थीटा या ए साइन थीटा, सोच के बताओ क्या लिखोगे। अगर ए ये है, थीटा ये है, तो ए का एक कंपोनेंट ए कॉस थीटा इसके पैरेलल चल जाएगा, और ए साइन थीटा वाला इसके परपेंडिकुलर आएगा। तो कौन सा लेना है, परपेंडिकुलर वाला लेना है कि उसके पैरेलल वाला लेना है, कौन सा लेना है, परपेंडिकुलर वाला।
ठीक है। हाँ, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, एक चीज। ठीक है, तो हमेशा याद रखना ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो लिया जाता है ना, ये हमेशा परपेंडिकुलर वाला होता है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये हमेशा याद रखना। ठीक है, इसलिए इसको हम बता दिए, ये इम्पोर्टेंट थोड़ा है। बहुत लोग को नहीं पता रहता है, वो बस आई बाई ए कर देते हैं तो बोलते हैं करंट डेंसिटी निकल गया, पर ऐसा नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कभी कभी इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है ये भी बताते हैं कि अगर नेगेटिव चार्ज इस साइड फ्लो कर रहा है, तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा, इधर ही होगा कि इसके अपोजिट होगा। तो उसके अपोजिट, तो करंट को हम इस डायरेक्शन में बोलते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज इसी साइड फ्लो करेगा तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा, सेम साइड। ठीक है, ये बस याद रखने वाला चीज है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि एक क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया, नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा, पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा, तो बोलेगा कि बताओ टोटल करंट कितना होगा। तो याद रखना कि हमेशा करंट, नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन इधर, पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन इधर। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, करंट को हम लोग डिफाइन ये किए कि कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर चार्ज पार होगा परपेंडिकुलर टू इट, तो हम लोग बोलते हैं करंट होगा। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ कि अगर हम कोई भी एक चीज लेते हैं, जैसे कि अगर हम ये ढक्कन ले लिए, ठीक है, ये अगर ढक्कन ले ली तो ये मेटल का है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होगा या नहीं होगा, होगा, जाहिर सी बात है होगा। और वो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है कि मूव कर रहा है, रेस्ट में है। वाह। मेटल में इलेक्ट्रॉन्स, मेटल में इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहता है कि बाउंडेड रहता है, क्या रहता है मेटल्स में, फ्री रहता है। तो इसमें जितना इलेक्ट्रॉन्स है वो रेस्ट पर है कि मोशन कर रहा है, मोशन में है। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स मोशन में है, इसका मतलब कि उसमें तो करंट होना चाहिए, हम लोग तो यही पढ़े। तो उसमें करंट होना चाहिए, तो ऐसे ही तो करंट मिल जाएगा। तो फालतू का क्यों हम लोग बैटरी वैटरी लगाते हैं, फालतू का जनरेटर वनरेटर, ऐसे ही करंट मिल रहा है। यूनिट डायरेक्शन में नहीं है। ये मतलब ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब कोई, ये तो सब जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस से करंट आ जाता है। हम ये बोले कि हम करंट पढ़े कि मूवमेंट ऑफ चार्जेस अगर हो किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से। माइक ऑफ कर लो, सब माइक ऑफ कर लो। चलो ठीक। हम ये बोले कि जो तुम्हारा चार्जेस है वो किसी भी मतलब मोशन में है, अगर वो मूव करेगा किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से पार होगा तो करंट होगा, ये हम लोग पढ़े हैं। तो हम ये बोले कि अगर वो ढक्कन को उठाए तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रहा है, ठीक है, तो करंट तो होना चाहिए था फिर। तो करंट क्यों नहीं है, हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो बता सकते हैं इसका लॉजिक, एकदम एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन क्या दे सकते हैं हम लोग। तो रैंडमली, हाँ एक चीज तो ये सही उठाया कि रैंडमली मोशन होता है, ठीक है, लेकिन रैंडमली मोशन है, लेकिन मोशन तो है ना, भले ही मोशन रैंडम हो, पर मोशन तो है ना, करंट तो होना चाहिए। तो करंट क्यों नहीं होता। देखो, समझो इसको, हम क्या बोले कि किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से चार्ज पार होना चाहिए। ठीक है, तो होता क्या है कि कोई भी अगर मेटल अगर रखा हो तो जाहिर सी बात है उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो, लेकिन हम लोग के दिमाग में ऐसे बैठा रहता है कि इलेक्ट्रॉन इधर ही मूव कर रहा है। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसा भी तो होगा जो इधर भी मूव कर रहा हो, हाँ या ना। एक क्रॉस सेक्शन एरिया से सिर्फ इलेक्ट्रॉन इधर ही मूव कर रहा होगा रेंडम मोशन में, कि उधर से भी मूव कर रहा होगा, दोनों तरफ से मूव कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, ये बताओ पहले। दोनों तरफ से मूव कर रहा होगा। तो इसका मतलब होता क्या है कि
जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस, व्हेन नो पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड नहीं होता, तब होता क्या है कि वो रैंडम मोशन करता है। तो व्हेन नो पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, नेट चार्ज, जो हम लोग नेट चार्ज बात करते हैं, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इज जीरो। यह हमेशा याद रखना कि जब हम लोग कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते हैं, तो नेट चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से जो पार होता है वो हमेशा कितना होता है, जीरो। तो अगर नेट चार्ज किसी भी टाइम में जीरो पार हो रहा है, तो करंट का वैल्यू कितना बोलोगे, जीरो ही बोलोगे कि नहीं बोलोगे, ये बताओ। समझे लॉजिक क्या बताएं? हाँ या ना? क्या जी? ठीक है, फिर से समझाते हैं कि जब हम लोग कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते हैं, तो तुम्हारा मोशन होता है वो रैंडम मोशन होता है। ठीक है, अब रैंडम मोशन होने के कारण होता क्या है कि कोई भी तुम क्रॉस सेक्शन एरिया अगर लोगे, कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया लोगे, तो उससे जो नेट चार्ज पार होता है, नेट चार्ज मतलब जितना इधर से पार हुआ उतना उधर से ही पार होगा। मतलब कि रैंडम मोशन कैसा होता है, ऐसा ऐसा जिगजैग, ऐसा ऐसा होते रहता है, ऐसा ऐसा, इधर जिधर मन इधर से पार होता है। तो इसीलिए जितना चार्ज इधर से पार हुआ उतना ही चार्ज उधर से पार हो गया। तो इसका मतलब नेट चार्ज जो फ्लो कर रहा है थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, वो हमेशा कितना होता है, जीरो। इसीलिए करंट का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, इसको उतार लो फटाफट। ठीक है, ये सब पॉइंट्स याद रखना, ये सब एक नंबर में आ सकता है कि भाई रीजन क्या दे सकते हो, क्या हो सकता है, तो ये सब याद रखना पॉइंट्स वगैरह। ठीक है, और ये पूरा अच्छे से एकदम, ये पूरा चैप्टर जो है ना, ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसको कहानी की तरह एकदम याद रखना। ठीक है, उतार लिए, इसको मिटाए। हाँ बोलो। हो गया ना, चलो। अब इसको पढ़ने के बाद, यानी अभी कहानी में क्या था कि जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किए थे, तो सारा जो अंदर जो चार्ज का मोशन था वो रैंडम मोशन था, और रैंडम मोशन होने के कारण किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से जो नेट चार्ज पार हो रहा है, जितना इधर उतना इधर, नेट चार्ज कितना पार हो रहा है, जीरो, तो करंट जीरो। फिर अब बात करते हैं कि जैसे ही हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो अभी बात करते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन। ठीक है, तो यानी कि पहले समझो एक रूम था, इस रूम में सारा इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर भाग रहा था, सारा कुछ इधर उधर इधर उधर इधर उधर भागे जा रहा था। अचानक एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, किधर से किधर, तो मान के चलो एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ इस डायरेक्शन में, तो जितना इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर भाग रहा था, अब सब एक ही डायरेक्शन में भागेगा कि अलग अलग डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन्स होगा सब सब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट भागेगा। ठीक है, अब मेरे को बताओ, जैसे ये सब भागना स्टार्ट करेगा एक ही डायरेक्शन में, क्या कोलिजन्स होगा या नहीं होगा? क्या बोलोगे? इधर भाग रहे थे, अचानक बोला कि सब चलो इधर राइट साइड, तो सब राइट साइड भागना स्टार्ट किया। कोई कोलिजन्स होगा या नहीं होगा? क्या बोलोगे, हाँ या ना, एकदम एग्जैक्ट बताओ।
नहीं होगा। ठीक है। अब बोलोगे कि सर आगे तो लिखा हुआ था कोलिजन वोलिजन होता है, तो याद रखना कोलिजन्स, इसको ऐसे याद रखना, बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स कोई कोलिजन नहीं होगा। अब तुम समझो कि अचानक सब इधर उधर थे, अचानक सबको राइट साइड भागना है, तो बताओ अगर सब एक ही साथ राइट साइड भागोगे तो क्या हर आदमी के बीच कोलिजन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बताओ। अगर सब हम लोग एक साथ सब इधर ही भागना स्टार्ट, कोलिजन कब होगा? जब सबका मोशन अलग अलग डायरेक्शन में, हम इधर जा रहे हैं वो इधर आ रहा, तब ना कोलिजन होगा। लेकिन सब अगर एक ही डायरेक्शन में भागना स्टार्ट करेंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन्स के बीच कोलिजन होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। इसको नहीं होगा कोलिजन, इलेक्ट्रॉन्स के बीच कोई कोलिजन नहीं होगा। तब कोलिजन होता कैसे है? तो याद रखना, ये जो इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है वो किसके साथ होता है? तो इसके अंदर एक लैटिस स्ट्रक्चर बना रहता है। ठीक है। पढ़े होगे केमिस्ट्री वगैरह में कि सबका, पढ़े हो कि नहीं पढ़े कि लेटेस्ट स्ट्रक्चर टाइप का रहता है कुछ, हमको तो इतना नॉलेज नहीं है इसके बारे में। लेटेस्ट स्ट्रक्चर रहता है। तब होता क्या है, तो एक चीज याद रखना, देखो इतना हम आराम से बारीकी से पढ़ा रहे हैं इसलिए ताकि सारा पॉइंट याद हो कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोई कोलिजन नहीं होगा। तो कोलिजन किसके बीच में होगा? तो मान के चलो हम लोग तो फ्री थे। अब ऐसा मत समझना कि पूरा रूम फ्री है, पूरा रूम में कुछ कुछ ऐसा जगह जो लेटिस बना हुआ था, लेटिस टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ था, और इलेक्ट्रॉन्स फ्री जगह में अपना ऐसे 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 घूम रहा है। तो सब जब एक साथ इधर भागना स्टार्ट करेगा तो यहाँ लेटिस टाइप का स्ट्रक्चर बना होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो कोलिजन्स होगा, ठीक है, तो कोलिजन्स इज इन बिटवीन लेटिस एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कभी कोलिजन्स नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स और लेटिस के बीच में क्या होता है? कोलिजन्स होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। अब होगा क्या कि सबको बोला कि चलो राइट साइड, जैसे ही गए एक टक्कर मारे लेटेस्ट के साथ, फिर भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर खींचेगा ही खींचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन पे। फिर जीरो हुआ, फिर दौड़ना स्टार्ट, फिर टक्कर मारे। तो इसी टक्कर में हर बार टक्कर हो रहा है, तो बोल सकते हैं कि अगर हर बार हम रुक रहे हैं फिर चालू कर रहे हैं, रुक रहे हैं फिर चालू कर रहे हैं, तो इसीलिए इस वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है कि रुक रुक के आगे बढ़ रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं धीरे 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 धीरे। अगर हम सीधा एक ही साथ जाते हैं तो डायरेक्ट उसको वेलोसिटी बोलते हैं। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, लेटेस्ट के साथ टक्कर मार रहे हैं, फिर चल रहा है, फिर टक्कर मार रहा है, फिर चल रहा है। तो एक तरह से हुआ कि रुक रुक के आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए बोलते हैं कि हम लोग, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ड्रिफ्ट करता है, इसीलिए इस टॉपिक का नाम बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आया कहानी क्या बोल रहे हैं पूरा? क्या जी? ठीक है। एकदम कहानी की तरह याद रखो ताकि जब थ्योरी लिखना हो ना तो कहीं दिक्कत ना हो। सबसे पहले रैंडम मोशन था, अचानक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन हुआ तो सब एक तरफ भागना स्टार्ट हुआ। तो एक तरफ भागने से क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बीच कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत किसके बीच है? इलेक्ट्रॉन्स और लैटिस के बीच में। और हर बार क्या हो रहा है कि जाते समय लैटिस को टक्कर मार रहा है, फिर रुक रहा है, फिर अपना वेलोसिटी बढ़ा रहा है, फिर टक्कर मार रहा है, फिर रुक रहा है। तो इसीलिए बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करता, उसमें क्या करता है? ड्रिफ्ट करता है। इसलिए टॉपिक का नाम हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। और यहां पर एक और टर्म लाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका डेफिनेशन क्या होता है पता है सबको? व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? किसी को भी क्या होता है बताओ? हाँ हाँ, यानी कि हर बार वो टक्कर मार रहा है, हर बार टक्कर मार रहा है, तो आदमी रिलैक्स कब कर रहा है? तो दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो उसका एवरेज टाइम है उसी को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, यानी इसको हम लोग बोलेंगे एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स, टू सक्सेसिव कोलिजन, टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक है। तो इतना हम बता दिए कि इस टॉपिक, इसको और अच्छे से पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। अभी खाली बता दिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम क्यों पड़ा,
और एक टर्म यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ रिलैक्सेशन टाइम, जिसको टाउ से रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसका बोला जा रहा है एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, कोलिजन्स जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कभी नहीं होता। ठीक है, जो तुम्हारा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, इनसाइड कंडक्टर देयर इज अ लैटिस टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो कोलिजन्स होता है वो किसके बीच होता है, हमेशा लैटिस के बीच में और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। इतना उतारो पहले कॉपी में बढ़िया से। इतना दूर तक कहानी सबको याद आया? एकदम याद हो जाना चाहिए, ऐसा कहानी हो। चलो सब उतार लिए ये पॉइंट्स, हो जाए तो बता देना, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक। ठीक है, अब इसी कहानी को और आगे बढ़ाया जाए, है ना। देखो, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं समझना ध्यान से, कि हम लोग वैसे वेलोसिटी निकालते कैसे हैं, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, कुछ ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, क्योंकि स्पीड कैसे या वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है कि कितना स्पीड चला डिवाइडेड बाय टाइम। उसी टाइप से समझना ध्यान से, कि अगर हम मान लेते हैं कि एक कोलिजन के बाद जो दूसरा कोलिजन हुआ, यहां से लेकर यहां तक, इसको डिस्टेंस लेते हैं एल। ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक टाइम कितना लग गया, टाउ। अब समझना ध्यान से कि पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से उस पर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे लगेगा। तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसी फोर्स के वजह से क्या पार्टिकल एक्सेलरेट भी करेगा, एम ए। तो एक्सेलरेशन हो गया क्यू बाय एम इंटू, इसको हटा दो। ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया। अब इसी एक्सेलरेशन की वजह से ध्यान से देखना, इसी एक्सेल मान के चलो कि यहाँ बेचारे का कोलिजन हुआ था, यहाँ से आया टकराया और फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो यानी यहाँ का इनिशियल वेलोसिटी जीरो लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड। तो यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक गया,
तो क्या बोल सकते हैं कि अगर हम इक्वेशन लिखें s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू टी तो गया काम से, तो s का जो वैल्यू होगा, और s हम कितना ले लिए, l ले लिए, l इज इक्वल टू हाफ इंटू ए, तो a का वैल्यू हो गया क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर की जगह टाउ स्क्वायर लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, देखो ये हो गया डिस्टेंस। अब हम यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे लिखा जा सकता है, कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब यहां से लेकर यहां तक एवरेज वेलोसिटी, हम तो अच्छा यहां से लेकर यहां तक इसका क्या स्पीड हर जगह कांस्टेंट होगा कि अलग अलग होगा, ये बताओ, यहां से यहां तक हर जगह सेम होगा कि अलग अलग होगा? क्या क्या बात कर रहा है जी, जब यहाँ पर फोर्स लगने की वजह से वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो अगर हर पॉइंट पर एक्सेलरेट कर रहा है तो उसका क्या स्पीड कांस्टेंट रहेगा कि हर समय चेंज होता रहेगा? हर समय चेंज होता, तो वहां पर हम इसीलिए बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं, एवरेज, यानी कि याद रखना एक पॉइंट एकदम सबसे इंपॉर्टेंट, कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो एक्चुअल स्पीड नहीं है हर इलेक्ट्रॉन्स का, वो कौन सा स्पीड है, एवरेज स्पीड है। और किसका एवरेज स्पीड है, बिटवीन टू कोलिजन्स। ठीक है, यानी कि हर बार देखो एक्चुअल में होता क्या है, हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यहां से गया टकराया फिर रुका फिर स्पीड हुआ फिर टकराया, एक्चुअल में इन दोनों कोलिजन्स के बीच में इतना कम समय होता है, इतना कम कि हमको पता ही नहीं चलता कि कब टकराया, कब स्टार्ट हुआ, कब टकराया, तुरंत हमको लग रहा है बस ऐसे ऐसे ऐसे। मतलब कोई भी चीज को अगर तुम ऐसे 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 करके देखते होगे, तो तुमको क्या लगेगा, वो पार्टिकल चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अगर वो चीज बहुत स्पीड से हो रहा है, अगर बहुत स्पीड से ऐसे 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 करके चल रहा है, तो तुमको क्या लगेगा, वो पार्टिकल कांस्टेंट आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? लगेगा। वही चीज होता है, वो तार में इतना जल्दी वो कोलिजन्स करके आगे जा रहा होता है, तो हमको लगता है अच्छा एकदम चल रहा है कांस्टेंट। तो वो जो ड्रिफ्ट स्पीड होता है ना, या जो होता है वो एक तरह से वो एवरेज होता है। और एवरेज कैसे निकाले, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस चला जी, एल चला, और कितने टाइम में चला, टाउ। तो अगर एल को टाउ से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या ये आएगा, देखो तो क्यू ई डिवाइडेड बाई टू एम, और यहाँ पर क्यू जो चार्ज है एक तरह से वो इलेक्ट्रॉन ई ई डिवाइडेड बाई टू एम होगा, और टाउ भी रहेगा ना, टाउ। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ, समझे सब कोई? तो ये चीज याद रखना कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो एक तरह से कौन सा है, एवरेज है। ठीक है, इसको उतारो सबसे पहले अच्छे से। ठीक है, कहीं भी रटना मत, एकदम अच्छे से एकदम समझ समझ के उतारना। ठीक है, और आगे जाके यही होगा कि ये जो देखो कोई भी कंडक्टर में अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप, मतलब कंडक्टर के अंदर कोई बात किया जाए तो इसको ऐसे लिखता है, ई टाउ डिवाइडेड बाय टू एम इंटू ई। किसी भी कंडक्टर के लिए याद रखना, ई तो हमेशा कांस्टेंट होगा ही, एम भी कांस्टेंट रहता है। किसी भी कंडक्टर के लिए टाउ हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी हर कंडक्टर का अपना अपना टाउ है। यानी कि जो टाउ, अच्छा पहले इतना उतार लो फिर आगे हम समझाते हैं। इसको उतार लो पहले सबसे पहले। हाँ। उतार ली सबको। ठीक है, सारा कहानी देखो एक एक दूसरे से लिंक्ड है, कहीं पे ऐसा नहीं कि अलग कोई कहानी, इसलिए हमें बोले कि ये थ्योरी के लिए हमेशा ये कहानी याद रखो कि कैसे कैसे निकाल रहे हैं, फॉर्मूला डिराइव भी कैसे कर रहे हैं वो भी याद रखो। ठीक है, अब समझो ध्यान से।
कि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया है इसको यहां लिखता है vd इज इक्वल टू ई टाउ डिवाइडेड बाई 2m इंटू, ठीक है। तो यहां से एक चीज समझना, ठीक है, कि जो ये टाउ है, ये टाउ, ठीक है, टाउ डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ये इस पे डिपेंड करता है तुम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हो, क्या किए हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो जो टाव है वो सिंपली डिपेंड करेगा किस पर, मटेरियल पर और टेम्परेचर पर, इन दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। और ये किसी भी कंडक्टर के लिए, फॉर एनी कंडक्टर, ये पूरा जो टर्म है क्या ये कांस्टेंट रहेगा? देखो तो, पूरा टर्म, ये वाला पूरा टर्म कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब क्या लिखा जा सकता है कि Vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, है ना। तो फॉर एक स्पेसिफिक कंडक्टर के लिए, अगर कंडक्टर तुम्हारा फिक्स कर दिया गया हो, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है वो सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। और समझ भी सकते हैं, तुम जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तो तुम वो जो भागेगा, क्या उसका स्पीड उतना ज्यादा होगा कि कम हो जाएगा? बताओ क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए याद रखना कि जो फॉर फॉर एनी कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के Vd जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये होता है। और जो टाउ होता है वो हमेशा किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ मटेरियल और टेम्परेचर पर। उसको कोई मतलब नहीं है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है मटेरियल, मतलब क्या तुम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हो। वो सिंपल डिपेंड करता है कि तुम्हारा मटेरियल किस टाइप का है और तुम्हारा कंडक्टर का टेम्परेचर कितना है, बस। अच्छा, कुछ इसको मतलब किसी तरीके से जोड़ सकते हैं कि टाउ हमेशा मटेरियल और टेम्परेचर पे ही क्यों डिपेंड करता है? कोई बता सकते हो? क्योंकि हम कहानी बताए हैं, उस कहानी से थोड़ा उसको रिलेट करो कि टाउ इन दोनों पे ही क्यों डिपेंड करता है, बताओ, कोई सोच समझ कर। अच्छा एक चीज, हाँ कोलिजन, हाँ लेटिस के बीच में होता है इसीलिए। और लेटिस हर मटेरियल का अलग अलग होता है कि सेम होता है? अलग अलग होता है, इसलिए मटेरियल पे डिपेंड करता है। और इतना भी पढ़े होगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से उसका जो लेटिस है वो वाइब्रेट भी करता है कि नहीं करता है? करता है। तो इसीलिए टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। और एक चीज और, व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप, इलेक्ट्रॉन भागता है कि नहीं भागता है? जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, भागता है, तो उसका ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सब कोई फंसता है इसमें, सबको तो लगता है कि भाग तो रहा ही है। तो याद रखना यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना बोला जाता है? जीरो। क्यों होता है जीरो? कोई बता सकता है? बस इसका आंसर हमको सुनना है किसी से। हाँ वो तो हाँ, एक चीज तो यहाँ से बोल सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये होता है। इसको अगर नहीं पढ़ाए हैं फिर भी इसका आंसर देना है, तो कैसे दे सकते हो? हाँ, हाँ रैंडम जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है, तो रैंडम अगर मूव करता है तो किसी भी टी टाइम पे अगर हम उसका बात करें, ठीक है, कहीं से भी, तो याद रखना उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा जीरो होता है। और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी क्या बोलोगे? जीरो होता है। तो वहां से बोल सकते हो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो होता है। लेकिन बोलना अच्छा ये है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? ई का। इसलिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, कोई ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं, बात खत्म। ठीक है, इतना उतारो, फिर हम लोग अब करंट की ओर बढ़ते हैं, करंट को डिराइव करते हैं। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, इसको उतार लो बस, छोटा सा चीज। घटाव किस पे डिपेंड करता है और ये वाला पॉइंट, ठीक है। और इस चैप्टर से याद रखना, जो हम बता रहे हैं ना, इससे
थ्योरी ज्यादा आता है, न्यूमेरिकल्स भी आता है। हम ये 2-3 न्यूमेरिकल्स करवा देंगे तो पता चलेगा न्यूमेरिकल्स कितना आसान है। किसमें? ना ना ना, फिर वही बोल रहे हैं। ये वीडी क्या है, वेलोसिटी है कि एवरेज वेलोसिटी है? एवरेज। तो तुम यहां से अगर बोकारो जाओगे तो किसी पॉइंट पे अगर तुम रुकोगे तो तुम्हारा क्या एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगा? बताओ। नहीं होगा ना, इसीलिए उसको एवरेज में बात किया जाता है। इसीलिए कभी मत सोचना कि जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन भागता है वो ये स्पीड है ना। जिस स्पीड से भागता है वो अपना अपना है, लेकिन जो एवरेज बात करते हैं वो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, चलो इसको मिटा दे फिर। अब एक चीज समझना, अब हम लोग ये मान के चलेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही आगे बढ़ रहा है। अब हर इतना छोटे चीज में उसका वेलोसिटी वेरी कर रहा है, इससे तो उसको सोचना ही नहीं। अब हम ये मान लेंगे कि हर जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही आगे बढ़ रहा है। तो मेरे को बताओ, एक डेल्टा टी टाइम में, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन कितना आगे बढ़ेगा वीडी के स्पीड से? इन डेल्टा टी टाइम, ठीक है, क्या बोल सकते हैं कि जो लेंथ होगा वो वी डी इंटू डेल्टा टी होगा? अगर हम एक ऐसा डायग्राम बनाएं, ठीक है, इसको अगर एल बोले जाए, एल इज इक्वल टू वी डी डेल्टा टी। अब समझना ध्यान से, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका, मतलब डेरिवेशन का। तो मान के चलो कि इसको हम क्रॉस सेक्शन एरिया लिए, ठीक है, और तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर सेटअप कर दी इस साइड। तो बोल सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलो सारा वेलोसिटी इधर ही, मतलब सारा इलेक्ट्रॉन इधर ही जा रहा होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर होगा। हाँ या ना? अगर इधर होगा, तो अगर हम इसको क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिए तो करंट बोलता है कि व्हाट इज करंट, तो टोटल चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, पर यूनिट टाइम। तो हम बोलते हैं कि एक काम करते हैं, इस क्रॉस सेक्शन एरिया में एक आदमी बैठा देते हैं, समझना ध्यान से, और उसको बोलते हैं कि तुम देखते रहना तो कि डेल्टा टी टाइम में इधर से कितना पार होता है। तो वो बोलेगा कि इतना गिनने का क्या जरूरत है, यहां से एक डिस्टेंस ले लेते हैं वी डी डेल्टा टी। तो बोल सकते हैं कि यहां से डेल्टा टी में सिर्फ इतना ही चार्ज पार हो पाएगा, बाकी इधर वाला इसके इधर ही रह जाएगा। इसको समझ पा रहे हो? हाँ, यस के बाद रुक गए ना, चलो फिर से देखो। इधर देखो ध्यान से, हम क्या बोले, इस आदमी को बोले कि एक काम करना, तुम डेल्टा टी टाइम तक देखते रहना कि कितना उधर से चार्ज पार होता है। तो वो बोला कि एक काम करो, ऐसे तो हम नहीं गिन पाएंगे, तो हम एक काम करते हैं, डेल्टा टी टाइम में बताओ, यहाँ इस वाला पार्ट, ये वाला यहाँ पर जो होगा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा डेल्टा टी टाइम में? आ जाएगा। तो इसके अंदर अंदर जितना वाला होगा तो ये पार कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? सारा पार कर जाएगा, पार कर जाएगा। तो इसके इधर ये वाला क्या डेल्टा टी टाइम में यहाँ पहुंच जाएगा कि इसके इधर ही रह जाएगा? इधर ही रह जाएगा। यानी कि हम सिंपल बोल सकते हैं कि जो इतना वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम जो हम शेड कर दिए, डेल्टा टी टाइम में बस इतना ही वॉल्यूम पार कर पाएगा, बाकी और कोई नहीं पार कर पाएगा। हाँ या ना? ठीक है। अब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिए हम ए, एरिया है ए ले लिए, ठीक है। अब समझना, टोटल वॉल्यूम ऑफ चार्ज that will pass through area in delta t time is equal to, उसका वॉल्यूम क्या लिखोगे, तो बोल सकते हैं ए इंटू एल, यही वॉल्यूम होगा। और ये ए इंटू एल का मतलब ए इंटू वी डी डेल्टा टी।
ठीक है, इतना इतना वॉल्यूम में जो इतना चार्ज है पार करेगा। तो हम अगर बोलें कि टोटल चार्ज दैट विल पास एरिया डेल्टा टी, तो बोल सकते हैं कि जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा। तो अगर हम एक यहाँ टर्म डिफाइन कर रहे हैं एन, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, एक यहाँ टर्म डिफाइन किया नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो इतना वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, तो बोल सकते हैं एन इंटू ए वी डी डेल्टा टी। एक मिनट, नंबर टोटल चार्ज नहीं होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, टोटल इलेक्ट्रॉन्स। कंफ्यूज हो गए क्या? फिर से सीजन से, फिर से सब कुछ डिलीट कर दो एक बार, फिर से समझो। हम पहले ये बोले कि इतना वॉल्यूम इस क्रॉस सेक्शन एरिया से पार होगा, इतना वॉल्यूम में जितना चार्ज होगा पार होगा, ये समझ में आया सबसे पहले। तो, तो इतना वॉल्यूम था। अब उस वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, समझना ध्यान से, इतना वॉल्यूम तो पार कर गया, उस वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन्स था, इसलिए हम यहाँ एक टर्म लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एन। जैसे याद करो नंबर ऑफ टर्न्स, याद है एन नंबर ऑफ टर्न्स करके था, उसी उस हाँ सोलेनॉइड उसी टाइप से है कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स हम काउंट नहीं कर सकते, कंडक्टर में कितना इलेक्ट्रॉन्स हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो पर यूनिट इलेक्ट्रॉन्स कितना है, तो हम मान लिए एन। तो मेरे को बताओ, अगर इतना टोटल वॉल्यूम है तो इतना वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या इसको सीधा एन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो ये हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन्स। और अगर बोला जाए कि ठीक है टोटल इलेक्ट्रॉन्स तो निकल गया, अगर हमको टोटल चार्ज चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई होता है, तो इतना इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या बोल सकते हैं, ई इंटू एन ए वी डी डेल्टा टी। यहां तक समझ में आया सबको? तो इसको बोल सकते हैं एन ई ए वी डी डेल्टा टी। क्या यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ अच्छे से। बहुत आसान सा चीज है, इतना वॉल्यूम पार हो गया, कितना वॉल्यूम पार हुआ, ए इंटू एल। ठीक है, एल का यहाँ वैल्यू रख दिया। अब इतना वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो इतना वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, एन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इतना एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई होता है, तो इतना इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होगा, तो इसको भी ई से मल्टीप्लाई कर दिया, फाइनल आया ये वाला। ठीक है, यहाँ देखो, अब हम लोग करंट क्या बोले थे, हम कितना टाइम तक देखे थे, डेल्टा टी टाइम तक देखे थे। तो बोल सकते हैं कि डेल्टा टी टाइम में कितना चार्ज पार हुआ, उसी को हम लोग करंट बोलेंगे। और क्यू को बोल सकते हैं, यही वाला क्यू होगा टोटल, है या ना। तो बताओ, अगर इसको क्यू को अगर डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया जाए, तो क्या यही आएगा, एन ई ए वी टी, हाँ या ना। बस यही वाला डेरिवेशन आता है करंट का। समझ में आया पूरा डेरिवेशन बढ़िया से। सबसे पहले हम कितना टाइम लिए, डेल्टा टी टाइम लिए, डेल्टा टी टाइम में एल कितना होगा, बी डी डेल्टा टी। उसके बाद सिंपल हम बोले कि जो टोटल वॉल्यूम ऑफ चार्ज दैट विल पास थ्रू एरिया, पास थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया लिख देना, क्रॉस सेक्शन एरिया इन डेल्टा टी टाइम, वो कितना होगा, एक क्रॉस सेक्शन एरिया में डेल्टा टी में कितना वॉल्यूम पार करेगा, तो इतना ही वॉल्यूम पार करेगा। ये हम समझा दिए कैसे, इतना वॉल्यूम इतना ही वॉल्यूम पार करेगा। आ गया, उस वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, एन से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कितना चार्ज है उसको ई से मल्टीप्लाई कर दो, और कितना करंट है, तो जितना चार्ज आया उसको डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, आ गया करंट का वैल्यू। ठीक है, इसको उतारो सबसे पहले बढ़िया से, हम पानी पी के आते हैं जरा, है ना। तब तक आराम से उतारो, और जहां नहीं समझ में आए फिर से पूछना।
चलो उतार लिए सब कोई। चलो। हाँ ठीक है, उतार लिए। हो गया। हाँ बोलो ना। हम्म। प्रोटॉन के साथ क्या करेगा? प्रोटॉन कहाँ रहता है? प्रोटॉन कहाँ रहता है? वो तो न्यूक्लियस के अंदर बैठा है ना जी, उसके साथ क्या टकराएगा? क्या पॉजिटिव चार्ज? मतलब तुम्हारा ये कहना है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन भी मूव करता है, प्लस चार्ज भी मूव करता है, और दोनों टकरा जाएगा, ये कहना है? मतलब कि तुम्हारा तो ऐसा तभी हो सकता है ना कि जब तुम्हारा प्रोटॉन न्यूक्लियस से बाहर आ जाए और वो मूव करना स्टार्ट हो, तो कैसा होता है? ऐसा तो कभी नहीं होता। ठीक है। एक्चुअल में ऐसा ऐसा बोला इसलिए जाता है क्योंकि होता क्या है ना, आगे जाके सेमीकंडक्टर्स हम लोग पढ़ेंगे, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां एक होल जनरेट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो इस होल को पॉजिटिव बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि होल और पॉजिटिव टकराता है। होता क्या है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ होल जनरेट हुआ, तो फिर एक होल यहाँ आके यहाँ पर फुलफिल कर सकता है कि नहीं कर सकता होल को? तो वही होता है एक्चुअली, यहाँ ऐसे ही समझा रहा है कि यहाँ पे फुलफिल हुआ, तो जैसे फुलफिल हुआ फिर से समझो टकरा गया, जीरो हो गया, फिर यहाँ से निकल के भागा, फिर यहाँ होल है आगे। तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन आगे चलते जाता है और यहाँ से निकला तो होल ऐसे पीछे आते जाता है। ठीक है, तो इसलिए उतना मतलब और अंदर नहीं जाना है। ठीक है, खाली इतना समझना है कि हाँ क्या क्या होल क्या होता है। इसे तो बोले कि इतना अंदर मत जाओ, अभी सेमीकंडक्टर पढ़ाएंगे तब हम समझाएंगे, अभी खाली ये समझना कि कंडक्टर में खाली इलेक्ट्रॉन चलता है। ठीक है, और जब हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो सेमीकंडक्टर में जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर समझा दिए कि यहाँ सिर्फ चार्ज देखो कि कौन एक 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 क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना टोटल चार्ज फ्लो कर रहा है, टोटल नेट चार्ज। और हमेशा जो आई होता है वो होता है क्यू नेट अपॉन टी, हमेशा याद रखना। ठीक है, अब ये मत सोचना कि पॉजिटिव नेगेटिव टकरा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो। अब उसको अगर आई को अगर हम ए से डिवाइड कर दिया जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे एन ई वी डी, यही बोलेंगे। और इसको क्या बोल सकते हैं, जे बोल सकते हैं, देखो तो। ठीक है, चलो। जे हो गया एन ई वी डी। ठीक है, करंट। अब याद करो वीडी भी हम लोग निकाल रखे थे, वीडी का क्या फॉर्मूला था, याद है? देखो तो, कुछ ई बाय कुछ ऐसा ही था, है ना? तो उसको यहाँ उठा के रख देता है। ठीक है, तो जे हो गया एन ई, और बी डी को रख देते हैं ई ई बाय टू एम इंटू टाउ। तो जे का वैल्यू हो गया एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय टू एम इंटू ई। ठीक है, अब मेरे को बताओ इस वाले में, इसमें एक कंडक्टर के लिए एन कांस्टेंट, ई का वैल्यू कांस्टेंट, टाउ भी कांस्टेंट, टू एम भी कांस्टेंट, तो क्या ये पूरा टर्म कांस्टेंट है? देखो तो, पूरा टर्म ये वाला। ठीक है, और इसी कांस्टेंट को आगे बोला जाता है J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, और यहाँ लगा दिया जाता है वेक्टर साइन, और इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? क्या जी, क्या बोला जाता है इसको? और नहीं, सिग्मा को कंडक्टिविटी बोलते हैं। इस इक्वेशन को क्या बोला जाता है, हम ये पूछ रहे हैं, इस इक्वेशन को क्या बोला जाता है? हाँ, क्या 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 क्या?
ठीक है, एक्चुअल में तुम्हारा ये जो इक्वेशन आया ना, इसी को हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ। याद रखना, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो, अब समझना कि यहाँ करंट डेंसिटी, याद है हम लोग वेक्टर बनाए थे, उसका लॉजिक यही था। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, तो इधर भी वेक्टर को, क्योंकि ये तो स्केलर है, तो इसी के लिए इसको भी वेक्टर बनाया गया। और J इज इक्वल टू सिग्मा ई, इसी को बोला जाता है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इसको उतार लो अच्छे से, और याद रखना इसी 1/सिग्मा को हम लोग रो बोलते हैं, और रो को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी, बिल्कुल सही। ठीक है, इतना उतारो ना, फिर और कहानी है, ऐसा थोड़ी कहानी यहाँ बंद है। ठीक है, उसको उतारो। चलो हो गया, उतार लिया ना इतना, हम इधर बनाते हैं इस साइड। जैसे कि कोई कंडक्टर अगर लिए, इस टाइप का कंडक्टर जिसका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, और इसके तरफ एक बैटरी लगा देते हैं जिसका वोल्टेज V। तो इस V वोल्टेज लगने से ये प्लस और ये माइनस, तो क्या इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा कि नहीं होगा, देखो तो। हाँ या ना? ठीक है, और क्या बोल सकते हैं कि, अच्छा, V, E और L, याद करो, V dV इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। उसी तरीके से इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है और L है, तो क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू ई इंटू एल। हाँ या ना? लिख सकते हैं। अब एक काम करते हैं, J को लिख दिए, इसी को आगे बढ़ाते हैं, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। J को लिख दिए I बाई ए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिग्मा को लिख दिए 1/रो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और E को लिख दिए V/L। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, देखो तो क्या इसको अच्छे से अगर लिखा जाए, अच्छे से, तो V इज इक्वल टू आई रो L बाय ए। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, देखो तो, इसी इक्वेशन को ऐसे। तो अगर इसको हम कंपेयर करें, इस इक्वेशन को, V इज इक्वल टू आई आर से, तो क्या इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस R रो L बाय ए आया? बस इतना डेरिवेशन खाली याद रख लो ना, और कहीं हमको नहीं लगता है कहीं रटने का जरूरत है। तुमको लग रहा है कहीं रटने का जरूरत है, अगर इसको अच्छे से कंसेप्ट वाइज पढ़ा जाए तो? कहीं एक चीज भी नहीं है जो कहीं पे लगे कि रटने का जरूरत है, सब कुछ एकदम लाइन बाय लाइन डिराइव होते जाएगा। ठीक है, एकदम यहाँ तक स्टार्टिंग से लेकर आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी से लेकर यहाँ तक पूरा एकदम याद होना चाहिए, कैसे कैसे हम यहाँ से निकाले सब कुछ। ठीक है, इतना उतारो, फिर एक दो न्यूमेरिकल्स करवाते हैं। ठीक है,
हाँ। सारा कुछ उतार लिए। हाँ एकदम पूछो ना, क्या क्वेश्चन है। कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी, देखो एक चीज बताते हैं। ये जो तुम्हारा, इसको मिटा दे सबसे पहले, इसको मिटा दे। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से, हाँ इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं कि व्हाट इज कंडक्टिविटी और व्हाट इज कंडक्टेंस। सबसे पहले ये जो रेजिस्टेंस है, इसका अगर उल्टा कर दिया जाए, 1/r, इसी को बोला जाता है कंडक्टेंस, जिसको कभी कभी जी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो समझना, याद करो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में कैसे हम अंतर समझाए थे, याद है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या अंतर है, ये हम पहले समझाते हैं, उसके बाद हमें खुद समझ में आ जाता है कि रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस है और रेजिस्टिविटी क्या है। ठीक है, इधर देखो ध्यान से, इसको जैसे कि रेजिस्टेंस क्या था, तो हम बोले थे कि अगर कि मेरे रास्ते में उबड़ खाबड़ रास्ता आ जाए, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम जाएंगे, तो ये जो उबड़ खाबड़ रास्ता है, ये हमको कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ये मेरे रास्ते में रुकावट पैदा करेगा, तो हम लोग उसको बोल दिया रेजिस्टेंस। और इसको डिफाइन हम लोग किए थे कि जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या है, एक तरह से याद है, प्रॉपर्टी है, याद है ना, प्रॉपर्टी। अब ये भी रेजिस्टेंस पैदा करेगा और इतना उबड़ खाबड़ रास्ता भी रेजिस्टेंस पैदा करेगा, दोनों रेजिस्टेंस पैदा करेगा। लेकिन अगर हम रेजिस्टिविटी का बात करें कि हमको रोकने का ताकत किसमें ज्यादा है, ऊपर वाले में है कि नीचे वाले में, किसमें रोकने का ताकत ज्यादा है, किसमें होगा, नीचे वाले में। तो हम रेजिस्टिविटी बोलेंगे, इसका रेजिस्टिविटी अगर हम मान रहे हैं कुछ भी और इसका रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी इसका ज्यादा है, यानी हम इसको डेफिनेशन में कैसे बोल सकते हैं कि हमको कितना अमाउंट तक हमको रेजिस्ट कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को रेजिस्टिविटी बोलते हैं, कि हमको कितना हद तक रोका जा सकता है, उसको रेजिस्टिविटी। और अगर हम, हाँ एबिलिटी टू रेजिस्ट, और अगर हम बोल रहे हैं कि मेरा मोशन को अगर कोई अपोज कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस बोलता है। समझ में आया सबको। ठीक है, तो इस यही सब समझना है बस, और ज्यादा कंफ्यूज नहीं रहना है इस चैप्टर में। ठीक है, और एक काम करो, एक न्यूमेरिकल लिखो, तो देखो न्यूमेरिकल किस टाइप से आता है, कैसी वर्मा का ये न्यूमेरिकल करवाते हैं। लिखो, सबको डिक्टेट कर रहे हैं, लिखो तो जरा। लिखो, कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड, लिखो, कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड, कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। कुछ नहीं, देखो बहुत जगह ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसको बोलने से। बहुत बुक में देखना ड्रिफ्ट वेलोसिटी से पढ़ाया जाता है, बहुत सारे बुक में ड्रिफ्ट स्पीड से पढ़ाया जाता है। क्योंकि होता क्या है ना, कि बात वही है कि तुम अगर उसको देखोगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है, तो वो एक ही लाइन के में भागता है कि फिर उसका डायरेक्शन चेंज होता है, किधर भागता है।
अगर उसमें देखा जाए एक ही लाइन में भागता है। और तुम पढ़े भी होगे कि अगर वन लाइन में अगर मोशन है तो तुम वेलोसिटी बोलो चाहे स्पीड बोलो, दोनों का बात सेम है कि अलग अलग है? सेम है, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलो चाहे ड्रिफ्ट स्पीड बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लिखो कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स when when 1 ampere of when 1 ampere of current when 1 ampere of current exists in a copper, when 1 ampere of current exists in a copper wire, when 1 ampere of current exists in a copper wire of cross section 2 millimeter square, of cross section of cross section 2 millimeter square, of cross section 2 millimeter square, full stop. The number of free electrons, उसके बाद लिखो, the number of free electrons in 1 centimeter cube, the number of free electrons in 1 centimeter cube of copper, in 1 centimeter cube of copper is 8.5 8.5 into 10 to the power 22 into 10 to the power 20। इस क्वेश्चन को ट्राई करो तो सारा फॉर्मूले का खेल है, जिसको फॉर्मूला आता है वो सब बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट पे ध्यान दे क्या, यूनिट सबको ऐसा यूनिट।
चलो बताएं हम फिर, आया कुछ आंसर किसी का? चलो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम इक्वेशन लिखें, आई इज इक्वल टू एन ई ए बी डी, यही वाला इक्वेशन लगेगा ही लगेगा। एक करंट दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, समझना आप ध्यान से। तो वी डी का वैल्यू हो जाएगा आई डिवाइडेड बाय एन ई। आई का हो गया 1। अब समझना, ये एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। यहाँ देखो इतना जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने वॉल्यूम में दिया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर हम ऐसा यूनिट लेके चले कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना है 8.5 इंटू 10⁻²2, तो 1 मीटर क्यूब में कितना होगा, बताओ। हम्म, कैसे निकालेंगे? बताओ जी। आवाज आ रहा है सबको, यदि आ रहा? हम्म, हेलो। हाँ तो बताओ, 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना है इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 मीटर क्यूब में कितना होगा, कैसे निकाला जाए? देखो समझो ध्यान से, एक काम करते हैं। 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है? 100 से डिवाइड किया जाता है। तो अगर यहाँ 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 100 100 100 यानी 10⁻6 से इधर भी डिवाइड कर दिए और इधर भी डिवाइड कर दिए। कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब अगर हम दोनों तरफ 10⁻6 से अगर हम डिवाइड कर दिए हैं, तो क्या आप इसको हम लिख सकते हैं 1 मीटर क्यूब, हाँ या ना? ये समझ में आया कि नहीं आया, देखिए। हम दोनों तरफ क्या किए, 10⁻6, 10⁻6 से क्या कर दिए, डिवाइड कर दी। ठीक है, अब समझ, इसको अगर डिवाइड कर दिया जाए तो 8.5 इंटू 22 में 6 जाएगा, कितना हो जाएगा जी? 10⁻16 होगा। ठीक है, तो एन के जगह पर यहाँ लिख दिए 8.5 इंटू 10⁻16 इंटू ई का वैल्यू तो सबको पता है, ई का वैल्यू कितना होता है जी? 90 इंटू एरिया। यहाँ एरिया देखो कितना दिया है, 2 मिलीमीटर स्क्वायर। तो 2 मिलीमीटर स्क्वायर को हमको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो 1 मिलीमीटर कितना होता है मीटर? 10 10 टू द पावर -3। तो यानी इसको लिख सकते हैं 2 मीटर स्क्वायर इंटू 10⁻6। ठीक है, तो यहाँ लिख दिए 2 इंटू 10⁻6। अब ये जो स्पीड है, अगर हम सबको ऐसा यूनिट में लेके चले, तो मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा, हाँ या ना? समझे? हाँ, तो कुछ नया कुछ था नहीं, बस यहाँ साइन को अच्छे से, सबको ऐसा यूनिट में अच्छे से कन्वर्ट करना था, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो हम लोग इसको, इस टॉपिक को खत्म कर लिए। ठीक है, और उस अब जो तुम्हारा वो क्या बोलते हैं, और क्या क्या छूटा हुआ था, बताना जरा। क्या क्या क्या, हीट? हीट हीट वाला ना? अच्छा, हीट वाला भी हम बता देंगे। ठीक है, और मोबिलिटी। ठीक है, और बताओ।
हम्म। हाँ, एसी बराबर 2 दिया है, इसीलिए हमेशा याद रखना, ठीक है, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जब क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्योंकि होता क्या है, एच सी वर्मा 1/2 लेके चल रहा है, 1/2 से मल्टीप्लाई, और एनसीआरटी जो है वो 1/2 मल्टीप्लाई नहीं किया है, इसलिए तुम यहाँ, हाँ, दोनों अलग इक्वेशन यूज किया, इसलिए ये समझ के चलो, ठीक है, कि कभी भी एक्चुअल में देखो, अब एनसीईआरटी को गलत बोल नहीं सकते, और एससी वर्मा को गलत बोलना पाप है, ठीक है, लेकिन जहां तक मतलब अगर हम लोग सब कुछ सही तरीके से चले, मतलब एक्चुअल लॉ से अगर चले, तो अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्वेश्चन आए ना, तो ये 1/2 वाला मत लेके चलना, तुम इसी से करना, तो ही सही होगा। ये हम बता दें, हम अच्छा वही याद दिला दिए, ठीक है, यही वाला करके चलना, ठीक है। और अगर हम बता रहे हैं, अगर कॉम्पिटिटिव, और होता है क्या है ना, देखो, जहां पर थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन चलता है ना, कि 1/2 लेना है, 1/2 नहीं लेना है, जनरली उस पार्ट से कभी क्वेश्चन पूछता ही नहीं, ठीक है, अगर पूछ भी दे तो हम बता रहे हैं सेफ साइड में अगर चलना है तो ये लेके चलना, ठीक है। ठीक है, तो इतना हम लोग कंप्लीट कर लिए वैसे, ठीक है, और इससे हमको उतना क्वेश्चन हमको नहीं लगता है उतना आएगा, ठीक है। जो भी इससे आता है ना, हम बता रहे हैं वो उसी से आता है, कि जो हम लोग किए ना, ये वाला जो बना है ना, इसी से मेनली क्वेश्चन आता है, ठीक है। अच्छा, हीट मोबिलिटी और कुछ। हाँ, तो वही वाला हीट वाला ही है, ठीक है, उसमें एक फॉर्मूला है बस जो बताना है, ठीक है, वो भी हम बता देंगे, मोबिलिटी। और बताओ, और क्या क्या छूटा हुआ था, क्योंकि ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हीट वाला जो एस एक फॉर्मूला रहता है, R = R0 1 + अल्फा डेल्टा टी करके सारा, जो हम लोग याद। हाँ, क्या क्या किसका। ना ना ना, वो सब उतना इम्पोर्टेंट ना, ठीक है। और याद करो, ये सब हीट में हम लोग पढ़े थे, याद है, ये लेंथ वाला पढ़े थे, याद है, कि हीट करने पर लेंथ बड़ा हो जाता था, वो स्ट्रेस आता था, स्ट्रेन आता था, याद है कुछ। हाँ, बस हाँ, लीनियर एक्सपेंशन, तो यहीं पर बस रेजिस्टेंस का ये वाला फॉर्मूला रहता है, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, कि टेम्परेचर के हिसाब से रेजिस्टेंस चेंज होता है, वो हम बता देंगे, कभी टाइम मिलेगा तो सब छोटा छोटा टीच कर लेंगे, लेकिन हम लोग को जो मेन पढ़ाना है ना, हम वो बता रहे हैं, जो हम लोग का अभी, मतलब जो एग्जाम में तुम लोग को आ सकता है, एक हम लोग को पढ़ना है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एसी जनरेटर, ये सब है टॉपिक, देखना तो एक बार ध्यान से, और डीसी जनरेटर और मोटर, सब है ना। हाँ, ठीक है, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर और मोटर, ठीक है, ये हम काम करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है, उसके बाद इधर सब कुछ। हाँ, वही बोल रहे हैं, ये सब करवाने के बाद जो हम लोग इतना, हाँ, इसी में आ जाएगा, इसी में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में आ जाएगा, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, सब इसमें आ जाएगा, ये सब जितना छूटा हुआ है उस पार्ट को पहले खत्म कर लेते हैं, उसके बाद लेंस लॉ और फैराडेज लॉ में हम लोग जितना थ्योरी पढ़े हैं, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत क्वेश्चंस कर लेंगे, और क्वेश्चंस पढ़ने के बाद, ठीक है, हम लोग इंडक्टेंस पढ़ना स्टार्ट करें, यानी उसमें एक नया, अर्थमैग्नेटिज्म ही बता देंगे, पहले इंडक्टेंस वगैरह सारा कुछ पढ़ लेते हैं, उसके बाद बोले तो वो एक दिन का चैप्टर है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एक दिन का, ठीक है, लेकिन हमको इसमें थोड़ा पता डाउट क्या है, कि ऑनलाइन में तुमको हम ग्लोब लेके समझाएंगे बढ़िया से, तो वो समझ में आए ना आए, इसका थोड़ा हमको रिस्क लगता है, क्योंकि उसमें ना बहुत सारा चीज ऐसा है ना, जो तुमको एकदम मतलब दिखाना होता है, जैसे ऑफलाइन में तो सबको दिखा देते हैं कॉपी करके, ऐसे करके, वो करके, तो ये थोड़ा डाउट है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे अपना 100% कि ये वाला टॉपिक हम समझा दें, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बहुत आसान है। हाँ, हिस्टेरेसिस इसमें ही है, तुम्हारा मैग्नेटिक वाला ही है, अर्थ मैग्नेटिक जब पढ़ा देंगे तो उसी में तुम्हारा एक हिस्टेरेसिस करके एक ऐसा ग्राफ होगा, इस टाइप का कुछ, कुछ ऐसा ऐसा ग्राफ रहता है, इधर से ऐसे बनता है, ठीक है। तो अभी जितना छोटा छोटा टॉपिक ये सब कवर करते हैं, और हम सोच रहे हैं कि इतना जल्दी सब खत्म करके हम लोग अपना एक नया टॉपिक जो ऑप्टिक्स है ना, जो जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है ऑप्टिक्स में,
दो चीज, एक रे और वेव, ये दो टॉपिक, मतलब रे और वेव, और ये ऑप्टिक्स खत्म हो गया तो उसके बाद समझना कि हम लोग के पास बस एक बड़ा सा टॉपिक बचा है, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, और सेमीकंडक्टर तो हटा दिया ना, पता है कि नहीं? सेमीकंडक्टर जो टॉपिक है वो हटा दिया गया है, कुछ कुछ पार्ट है वो हम बता देंगे। तो अपना बड़ा बड़ा यही दो टॉपिक है, ऑप्टिक्स और ये वाला मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो हमको लगता है कि ये दोनों एक महीना 2 महीना में मतलब हम लोग खत्म कर लेंगे। अभी क्या चला, सितंबर चला ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक आराम से हम लोग का कोर्स खत्म हो जाएगा आराम से। ठीक है, और अगर ऑफलाइन, हाँ वो सब छोटा छोटा, और अगर ऑफलाइन हो गया ना तब तो फिर मतलब इतना झमेला ही नहीं है। इसीलिए हम सोच रहे हैं ना कि ये चैप्टर हम इसलिए छोड़े हुए हैं ना, हम सोच रहे हैं कि ऑफलाइन खुलेगा ना तो तभी हम इस चैप्टर को करवाएं, क्योंकि इस चैप्टर को समझाने के लिए ना, मतलब जब तक मतलब सामने बैठ के नहीं समझाएंगे ना तो हमको भी मजा नहीं आएगा, तुमको कोई मजा नहीं आएगा। इसलिए चैप्टर हम छोड़े हुए हैं ऑफलाइन। नहीं होगा 1 तारीख को, अगर नहीं खुलेगा तो फिर हम इसको हम बताएंगे। ठीक है, और ये दोनों चैप्टर ऊपर ऊपर, ठीक है, देखेंगे, ट्राई करेंगे, इसको हम बता बता ही देंगे ऑनलाइन क्लास में। जितना समझ में आएगा आएगा, नहीं आएगा तो फिर ऑफलाइन में और एक बार पढ़ा देंगे, एक दिन का तो झमेला ही है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में जैसे ही खत्म हो जाए, और हम ट्राई करेंगे कि जितना जल्दी खत्म, हाँ, और जितना जल्दी, हम तो सोच रहे हैं जितना जल्दी ये खत्म कर देना ये और ये, उसके बाद हम लोग खाली आराम से न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, टेस्ट देंगे, न्यूमेरिकल टेस्ट, बस यही सब चलेगा। क्योंकि पता है उसके बाद तुम्हारे पास कितना टाइम बचेगा कि अगर हम अभी क्या चला, सितंबर अक्टूबर नवंबर, अगर हम 2 महीना में ये सब खत्म कर देते हैं, ठीक है, तो तुम्हारा पूरा दिसंबर बचेगा बढ़िया से। दिसंबर जनवरी, और बोर्ड के लिए तो सोचो ही नहीं कि कितना समय हो जाएगा। तो देखो, दिसंबर जनवरी फरवरी, 3 महीना, 3 महीना में अगर तुम क्रैश कोर्स टाइप का भी पढ़ोगे ना तो बहुत मतलब जल्दी खत्म हो जाएगा सिलेबस। ठीक है, तो हम लोग बस इधर जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं, ठीक है, और आराम से खत्म करते हैं, तो इतना हड़बड़ी भी नहीं है, ताकि ऐसा नहीं उड़ा उड़ा के पार कर दें। ठीक है, और तुम लोग ट्राई कर रहा कि क्वेश्चंस बनाते रहो जहां तक बने। ठीक है, उसके बाद तो टाइम जितना बचेगा उसमें हम और क्वेश्चंस वगैरह कराते ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो टाइम हो गया मेरा नेक्स्ट क्लास का, है ना, हम लोग मिलते हैं फिर, है ना। हाँ, वीडियो एकदम अपलोड कर देंगे, श्योर। चलो बाय, हाँ।